कौन सा स्किल है जो एआई नहीं रिप्लेस कर पाएगा? विजन, क्रिएटिव विजन, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। बंदा जो मेरे पास मेट्रो से आता था, अब वो मेरे को BMW में मिलता है। तो मैं काम करने लग गया एज एन असिस्टेंट कैमरा और असिस्टेंट लाइटिंग। ब्लू कॉलर जॉब जितनी होती है ना हमारी इंडस्ट्री में, मैं उन लोगों को असिस्ट करने लग गया और उनसे सीखा। ये जो बिफोर शूट गुरु ना, ये था पूरा का पूरा एक चंक जिसमें मैंने सीखा। एक फीचर फिल्म बनाई 2010-11 में, किसी को नाम नहीं बताऊंगा उसका। रिलीज हुई है, अभी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मैं चला, लेकिन वो ऐसी चीज़ बनाई थी जो मैं कभी किसी को बताऊंगा ही नहीं। सर, ऑडियंस को कोई एक बात आप कहना चाहोगे जो उनको मतलब अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं? यार एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ और मैं फिर से बोलता हूँ, एंटाइटलमेंट भूल जाओ। Yes, you deserve a lot in your life, but don't have that mindset. वेलकम टू स्पार्क टॉक। Thank you. कैसे हो सर? बढ़िया एकदम। सर, तो आज हम बात करेंगे वीडियोग्राफी के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, जो आपका डोमेन है। बिल्कुल। तो सर, कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ शूट गुरु के पहले? मेरा बैकग्राउंड MBA है। मैं MBA मार्केटिंग हूँ। मैंने ऑस्ट्रेलिया से MBA मार्केटिंग करा, उससे पहले BBA करा। फिल्म फोटोग्राफी कभी भी दिमाग में नहीं थी, क्योंकि घर वालों ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि मेन स्ट्रीम ही करना। मतलब ऑफकोर्स डॉक्टर साइंटिस्ट तो बन नहीं सकते, तो उन्होंने बोला CA बनो भाई, मार्केटिंग में जाओ, ऐसा कुछ करो। तो आइडियली BBA किया था कि मार्केटिंग वगैरह में कुछ करूँगा। ऑस्ट्रेलिया गया था क्योंकि CA और CPA लेके गया था ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि CPA आपको पॉइंट्स देता था वहाँ की इमिग्रेशन के लिए, वहाँ की सिटीजनशिप के लिए। मेन आइडिया वो था, मतलब पंजाबी माइंडसेट। मतलब सीए नहीं करनी थी? सीए करनी नहीं थी, अब क्योंकि कॉमर्स कर रखी थी, BBA कर रखा था, तो एलिजिबल हो गया CPA करने के लिए। अब CPA करने के लिए एलिजिबल हो गया तो मेरे को समझ आएगा ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, 11 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, मेरी PR हो जाएगी। सब भिड़चाल थी। मेरे 2-4 दोस्त भी जा रहे थे, मैं भी घुस गया साथ में। अब वहाँ जाके समझ में आ गया कि भैया बस की नहीं है। क्योंकि 3 साल मार्केटिंग करा, कॉमर्स छोड़ दिया था बिल्कुल। जब वहाँ पे करा समझ में आया कि टफ है, इतना आसान नहीं है जितना लोग बोलते हैं, और फेल होने के पूरे पूरे चांसेस थे। तो मैंने कहा नहीं हो पाएगा। मैंने स्विच कर दिया करियर बैक टू मार्केटिंग। तो ये कब की बात है ये? 2006 की। 2006 में ग्रेजुएट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया गया था। 2006 में मैं कोर्स ज्वाइन किया था। 2006 दिसंबर, मतलब अगस्त में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। दिसंबर तक मैंने रियलाइज़ कर दिया था ये नहीं हो पाएगा। एंड दिसंबर में मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया वापस आ गया था। तब मेरे डैड ने एक चीज़ बोली, देख तूने कुछ शुरू करा है, अब ख़त्म कर। मैं वापस गया, अपना कोर्स स्विच किया, मार्केटिंग में वापस आ गया, और फिर मार्केटिंग में पार्ट टाइम में कोर्स मिल गया, मार्केटिंग करिए। वहाँ पे एक्सपोजर मिला क्योंकि जॉब लग गई थी। तो जब जॉब लगी तो सबसे पहली मेरी जॉब थी क्रेडिट कार्ड सेल्स। डोर टू डोर जाके कार्ड बेचो। आपने क्रेडिट कार्ड बोला, मुझे लगा कॉलिंग पे जैसा होता है। नहीं, वो भी करा वैसे, लेकिन वो बाद में किया। तो क्रेडिट कार्ड सेल्स किया। क्रेडिट कार्ड सेल्स जब करा डोर टू डोर, तो थोड़ा एक्सपीरियंस आया, अच्छा परफॉर्म भी किया। वहाँ पे हमें कमीशन मिलता था हर कन्वर्जन पे। उसके बाद क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, इन्होंने मेरे को कॉल सेंटर मैनेजमेंट में डाल दिया मेरी कंपनी ने। सेम कंपनी मार्केटिंग कंपनी थी। कह रहे चलो 2 बैंक हमारे क्लाइंट्स हैं, तुम वहाँ संभालो। और वहाँ देसी होते थे सारे, तो देसी को संभालने के लिए देसी चाहिए था। 3 महीने वो करा। फिर जब कंपनी ने देखा नहीं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा, मेरे को उन्होंने प्रमोट तो नहीं बोलूँगा, जॉब प्रोफाइल चेंज करा, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग बना दिया, जिसमें अब मेरा काम था सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। तो ऑस्ट्रेलिया में जितने भी कॉन्सर्ट्स हुए हैं 2006 और 7 में, एक्चुअली 6, 7 और कुछ 8, तो 7 और 8 में, उस सारे के सारे में सेलिब्रिटी मैनेजमेंट मैंने करा। तो मैंने मैनेज कर रखे हैं लोग लाइक जस्टिन टिम्बरलेक, लिंकिन पार्क, Eminem, ओपेथ, मेगाडेथ, जगजीत सिंह जी, सुखबीर, फिर आपका क्या कहते हैं वो जो उन्हें सरदार जी हैं, तुनक तुनक दुन वाले, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, तो क्या नाम है उनका, सो दिलेर मेहंदी। तो बहुत सारे, क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी बहुत ही, तो इंडियन आर्टिस्ट बहुत आते थे।
एंड इन सबको मैनेज करना मेरा काम होता था बीइंग एन असिस्टेंट, तो इनका खाना पीना रहना, इनके फोटो शूट और वीडियो शूट कराना भी मेरा काम था। तब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, फेसबुक ही होता था हमारे पास जिससे हम बात करते थे। उससे पहले ऑर्कुट था, ऑर्कुट के बाद फेसबुक आया था। तो फेसबुक एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे इन सबका प्रमोशन, एड्स वैड्स रन किए जाते थे, तो उसका शूट करवाना, पोस्टर्स के लिए इनका शूट करवाना, वो मेरा काम था। तो मैं वॉज ऑलवेज द क्लाइंट एंड मैं फोटोग्राफर के साथ कोऑर्डिनेट करता था, उनको बुलाता था, यहाँ से आर्टिस्ट को लेके जाता था, शूट होता था, अप्रूवल्स दिलवाता था सारे के सारे, और फिर प्रिंट में जो भी जाना वो डिजिटल टीम हैंडल करती थी या ग्राफिक टीम हैंडल करती थी, और वो होता था। तो वहाँ इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। फिर वहीं पे ही मैं इस्कॉन बहुत जाने लगा। मैं इस्कॉन फॉलो करता हूँ, तो वहाँ पे घर जैसा मेरे को इस्कॉन में लगता था। मेरी जॉब भी उन्हीं के थ्रू लगी थी, वहाँ पे एक डिवोटी थे, तो बहुत रेगुलरली जाता था। उन्होंने एक दिन मेरे को एक वीडियो कैमरा पकड़ा दिया और एक फोटोग्राफी कैमरा पकड़ा दिया। यार आप ना, आपका हाथ, मतलब मैं टेक्निकली साउंड था कि आप कुछ कर सकते हो, आप प्लीज़ ट्राई करो। तो क्रेज ऑफ डूइंग वीडियो फोटो वहाँ से आया पूरा, क्योंकि मैं मंदिर के लिए करता था और रेगुलरली करता। यहाँ तक कि जब मैं 2008 में इंडिया वापस आ गया था, मेरे को मंदिर से वापस फ़ोन आया था कि हम आपके लिए लेटेस्ट सिस्टम दिलवाते हैं, आपको लेटेस्ट कैमरा दिलवाते हैं, वापस आ जाओ। मगर वो दिन था जब इंडिया में मैं अपनी पहली शॉर्ट फिल्म का शूट स्टार्ट कर रहा था, और मैंने उनको फिर मना कर दिया कि मैं सॉरी वापस नहीं आ सकता। तो दैट वाज वेयर इट स्टार्टेड, मतलब वो क्रेज ऑफ डूइंग दिस स्टार्टेड फ्रॉम देयर। बट मेन स्ट्रीम करियर बनाया इसलिए कि 2008 इंडिया में रिसेशन था, जॉब्स थी नहीं। इंडिया से ज़्यादा बाहर था रिसेशन। इंडिया में भी बहुत था, क्योंकि इंडिया में सेल्स की जॉब्स थी, मार्केटिंग में आपको कोई हायर नहीं कर रहा था। ठीक है। और मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था, तो सबसे पहला जवाब लोगों का क्या होता था कि भाई एक्सपीरियंस यहाँ पे तुम्हारा किसी काम का नहीं है, तो जीरो से स्टार्ट करो। ठीक है। फिर सेल्स में मेरे को जाना नहीं था। आई वुड बी अ गुड सेल्समैन, बट दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। मेरा बहुत बेसिक लॉजिक है उसके अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड फंड है। नहीं किया, डैड का बिजनेस ज्वाइन करा, डैड का बिजनेस करते करते इस्कॉन के साथ वापस जुड़ा पूरे तरीके से। क्या है डैड का बिजनेस? ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है डैड का, कंप्लीटली डिफरेंट। हाँ, वही मैं सोच रहा था। तो वहाँ पे कुछ करने को होता नहीं था, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। तो इस्कॉन के साथ वापस बहुत इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ पहली शॉर्ट फिल्म बना ली। फिर सब इंडिया में, ये इंडिया के 2008 में 2008 में आप इंडिया आ गए। हाँ। तो उनके साथ जब मैंने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई, तब मैंने डिसाइड करा कि अब अपना काम शुरू करना चाहिए। तो उसके बाद हाथ पैर मारे, सब कुछ करा। शूट गुरु कब स्टार्ट हुआ? इसके बीच में ना एक बहुत लंबा टाइम ऐसा रहा है जिसमें मैंने सीखा। अब होता क्या है कि जब आपके पेरेंट्स आपकी पूरी पढ़ाई पे पैसा लगा चुके हैं, बैचलर्स हो गई, ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स हो गई, तो डैड ने, मतलब डैड उस पॉइंट पे आ गए जब उन्होंने बोला बेटा तेरी जिंदगी में पढ़ाई पे तो बहुत पैसा खर्च दिया है, अब और नहीं हो पाएगा। तो मैं अब पढ़ने के लिए फिल्म मेकिंग का कोई कोर्स नहीं कर सकता था, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी। कोर्सेज महंगे थे, बहुत कम कॉलेजेस में मिलते थे। आपका क्या कहते हैं, FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के में एक डिजिटल फिल्म मेकिंग का कोर्स लॉन्च हुआ, और मैं डिजिटल एज से आ रहा हूँ, तो मैंने कहा कर लेते, करा ज्वाइन 2009 8 एंड में, 9 बिगिनिंग में ज्वाइन कर लिया। वहाँ जाके पता चलता टीचर्स ही नहीं है। 1 महीना बिना टीचर्स के घूमे हैं, मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ, दूसरों के सेशंस में जाके बैठा हूँ, मेन सिनेमाटोग्राफी का जो क्लासेस होते हैं मैं उनमें भी बैठा, वहाँ भगा देते थे। मोस्टली कॉलेज में ऐसे ही होता है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। गवर्नमेंट कॉलेज ना यार, अब क्या ही कर लोगे। तो टीचर्स नहीं थे, उन्होंने इंटर्नशिप्स दिलवा दी। 2009 में मुक्ता आर्ट्स में इंटर्नशिप लग गई बॉम्बे। 2009 से लेके 2010 मैंने बॉम्बे में निकाला पूरा 1 से 1.5 साल, जिसमें मैंने लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब इंटर्नशिप लगी थी तब तो अच्छी पोजीशन पे लगी थी, 3rd AD, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम वाम सीख रहा था मैं। स्क्रिप्ट मैनेजमेंट होती थी, स्क्रिप्ट डिलीवर करता था मैं एक्टर्स के घर पे जाके। तो ऋतिक रोशन के साथ एक फिल्म शूट हो रही थी, मैं ऋतिक के घर गया था उनकी स्क्रिप्ट देने के लिए। उनसे नहीं मिला ऑफ कोर्स, बट कोई था। फिर वो जब वो स्टूडियो आए थे तो वहाँ पे मिला उनसे, फिर ये सब किया। बट जब वो प्रोजेक्ट डंप हो गया, वो प्रोजेक्ट आगे गया नहीं, अब मेरे को था क्या सीखूं, AD की नौकरी तो कोई देगा नहीं क्योंकि कुछ आता ही नहीं है। तो मैं काम करने लग गया एज एन असिस्टेंट कैमरा और असिस्टेंट लाइटिंग,
ब्लू कॉलर जॉब जितनी होती है ना हमारी इंडस्ट्री में, मैं उन लोगों को असिस्ट करने लग गया और उनसे सीखा फिर मैंने। तो ये जो बिफोर शूट गुरु ना, ये था पूरा का पूरा एक चंक जिसमें मैंने सीखा। एक फीचर फिल्म बनाई 2010-11 में, किसी को नाम नहीं बताऊंगा उसका मैं, रिलीज हुई है अभी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मैं चला, लेकिन वो ऐसी चीज बनाई थी जो मैं कभी किसी को बताऊंगा ही नहीं। अच्छी थी बुरी बहुत थी? बुरी थी दोनों तरीके से। उससे तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई थी, पूरी फिल्म शूट हो गई, क्लाइमैक्स तक मेरे प्रोड्यूसर के मुंह से निकल गया कि भैया हम तो लॉस दिखाएंगे, हमें किसी को पे नहीं करना पड़ेगा। मेरे जो 3 कोर एक्टर थे, तीनों के तीनों प्रॉफिट शेयरिंग पे ज्वाइन किए थे उन तीनों का दिमाग फिर गया, उन्होंने जाके अगले दिन बगावत कर दी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, भाईचारे में हो रहा था, दोस्त थे मेरे तीनों के तीनों। लास्ट मिनट में बैकआउट कर गया, पूरी फिल्म रीशूट करी अपने खर्चे पे, और जो रीशूट हुई वो कूड़ा था, लिटरली कूड़ा था वो। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर अपने एक्टर्स लेके आया था जिनको एक्टिंग का ए नहीं पता था, एंड नॉन सेलिब्रिटीज दो, बट कुछ नहीं आता था उनको, उनके साथ शूट किया, कतई कूड़ा। मतलब वापस मैं किसी को सिर्फ मैं तो बताऊंगा भी नहीं किसी को, गलती नहीं पड़ गई। 2015 में मैंने एक और फीचर फिल्म शूट करी नारायण के नाम से, दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। वहां सीखा, कर करके सीखा, रिलीज भी हुई है फिल्म। मतलब वो 90 मिनट है, क्या नहीं करना चाहिए सिनेमा में, मैं लोगों को बिठा के सिखा सकता हूँ सीन बाय सीन, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, क्योंकि उससे पहले कुछ आता नहीं था, उसके बाद बहुत ज्यादा सीख गए। राइट, सो नारायण करके फिल्म है, शिमारू के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, एंड आप देख सकते हो कि 90 मिनट क्या नहीं करना चाहिए, ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, सिनेमाटोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सिनेमाटोग्राफी का चाहे खिताब मिला हुआ मेरे को उसके लिए, बट मैं प्राउड नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत गलतियां करी, और गलतियां जल्दबाजी के केस में हुई क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के शूट किया। हम प्रेप्ड ही नहीं थे, प्री प्रोडक्शन 0 थी, तो मगर एक्टर्स की मेहनत, सबकी मेहनत निकल गई, निपट गई फिल्म। फिल्म ने कमा लिया, हमारे अलावा फिर से सबने कमाया। ठीक है, चलो तो इतना काफी है। फिर उसके जस्ट बाद शूट गुरु लॉन्च किया, क्योंकि अब गलतियां इतनी कर चुके थे तो सीख गए। कौन से ईयर में? 2017। 2017 में भाई। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जिसने आपको चेंज कर दिया, शूटिंग एक्सपीरियंस ऐसा? यार बहुत सारे, सबसे मतलब इम्पैक्टफुल? एक तो नारायण मूवी, उसमें समझ में एक चीज आई कि आप तैयार हो सकते हो कुछ करने के लिए, मगर जब तक आपका सपोर्ट सिस्टम रेडी नहीं है ना, हाथ मत डालो बिल्कुल भी। आपके पास एक्सपीरियंस है, आप रेडी हो, आप दुनिया जहान जानते हो क्या करना है, मगर अगर आपकी टीम के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो गलती से हाथ नहीं डालना, पछताओगे। क्योंकि जब तक आपके सारे डिपार्टमेंट, सारे के सारे चैनल, सब कुछ ऑटोमेटेड नहीं चलता है ना, प्रोडक्शन में फेलियर होने के 100% चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप हर जगह इन्वॉल्व हो जाओगे। ओ ये ठीक नहीं कर रहा, यहाँ ठीक करो जाके, ओ ये ठीक नहीं चल रहा, यहाँ घुसो, ये नहीं हो रहा, यहाँ घुसो। एक स्क्रू से लेके एक जहाज, आपको सब कुछ खुद अरेंज करना पड़ेगा। वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। उस प्रोजेक्ट में मैंने एक चीज सीखी कि प्री प्रोडक्शन करने की अहमियत क्या होती है। चाहे आप एक रील के लिए कर रहे हो या आप एक 90 मिनट की फिल्म के लिए कर रहे हो, वो जरूरत, वो एक गाइडलाइन नहीं है, वो एक जरूरत है जिसके बिना आपका प्रोडक्शन फेलियर हो। वो नींव है फिल्म की, उसके बिना आपके जो सपोर्टिंग पिलर्स हैं वो डेड है। और अगर वही डेड है या वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं तो स्क्रू अप होगा। और उसके बाद हमने ऐसे बहुत सारे देखे, जितनी बारी क्लाइंट ने नहीं सुना, फेलियर। यार मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि कर लो, नहीं सुनता क्लाइंट, फेलियर। तो ये भी पॉइंट्स आए लाइफ में। उसके बाद जब मैं पहले दिन बैठ के बता दूं ये कांड होगा, मेरी टीम कहती है ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, नेगेटिव क्यों सोच रहे, 3 दिन में कांड हो गया। कुछ ना कुछ हुआ ऐसा जिसकी वजह से सब मेरी शक्ल देखने लगे। आपने बोला तो मैंने कहा मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया, तो मेरा एक्सपीरियंस था जो बोल रहा था कि ये खराब होगा। इंस्टिंक्ट होता है, हाँ, मतलब यू कैन प्रिडिक्ट ना। दिख जाता है। तो दैट फिल्म वाज अ वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस। और उसके बाद सेकंड लर्निंग का एक्सपीरियंस एक बहुत रिसेंट है, तुमसे भी डिस्कस कर चुका हूँ। गलत क्लाइंट के चक्कर में, पैसों के चक्कर में मत क्लाइंट उठाना कभी।
लाइफ में एक चीज सीख गया हूं, सामने वाला आपको आपके काम के लिए, आपके स्किल के लिए अगर 1 करोड़ रुपए देगा या 1 लाख भी देगा ना, वो अगर उसका माइंडसेट है कि दे विल स्टार्ट ओनिंग यू, दे विल स्टार्ट ओनिंग यू। आप काम नहीं करोगे इनके लिए, आप गुलाम बन जाओगे। क्योंकि जब अगर उसने 1 रुपया भी दिया, 1 लाख दिया, 1 करोड़ दिया है, और उसका माइंडसेट ये कि यह मेरे लिए काम करता है, वहां पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देन इट इज नॉट कोलैबोरेशन, इट इज अ जॉब। और शायद आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए इसलिए हो कि आप जॉब नहीं करोगे, तब आपका माइंडसेट वो नहीं है, सामने वाले का अगर वो है ना, आप नहीं कर सकते। सर्विस इंडस्ट्री में ये दिक्कत रहती है। बिल्कुल। सर अगर आप मतलब अब एट दिस स्टेज अपने 2009 वाले वर्ष से मिलते हो तो क्या 3 एडवाइस दोगे उसको? 2009 वाले वर्जन से अगर मैं तो हाँ। पहली चीज तो उसको बोलूंगा भाई, हेल्थ का ध्यान रख, बहुत ज्यादा। मतलब 2009 में जो मैं फिट था, आज से 15 किलो कम, और पिक्स अटैच कर दूंगा। ये सब अवेलेबल है। मतलब आज से 25 किलो कम और पूरे बाल सर में। तो मैं अपने आप को बोलूंगा हेल्थ का ध्यान रख। सर बाल तो जेनेटिक्स होते हैं, नहीं जरूरी, इतना ब्लेम तो करो। 50-50। एक तो ये एडवाइस, दूसरी एडवाइस सेविंग्स कर। और ये मेरी एडवाइस सारे न्यू कमर्स के लिए कि जब तक आपके पास उतनी सेविंग नहीं है ना कि आप उसका 50% अपने काम पे लगा सको, एंटरप्रेन्योरशिप में मत घुसना। आपको 50% लिक्विडिटी चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। और तीसरी चीज स्किल, बिना स्किल अप करे नई चीज में नहीं घुसना। ऑफ कोर्स हम लोग इस थॉट प्रोसेस में होते हैं कि करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। एक स्कूल ऑफ थॉट भी होता है ना कि अगर ट्राई नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। मगर वो ट्राई करने में जो आप गलतियां करोगे, सीख के उतनी ही कम करोगे। मेरे टाइम पे तो इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, यूट्यूब नहीं था जहाँ पे आप जाके सीख लो, या ऐसे पॉडकास्ट नहीं होते थे, वर्कशॉप्स नहीं होती थी, तो मेरे पास सीखने के लिए चीजें कम थी, मतलब जरिए कम थे। अब तो आ गए हैं यार, मतलब अब मैं ही फ्री वर्कशॉप देता हूँ इतनी, अगर कोई मेरी एक फ्री वर्कशॉप अटेंड कर ले उसके बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे। आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि भाई आप थोड़ा स्किल अप करके फिर ट्राई करो, Exactly. डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में मत घुसो। ठीक है, नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर, एनीथिंग। अगर आप एंटरप्रेन्योर बन भी गए कल को, ठीक है, देखो हर किसी की ये किस्मत तो होती नहीं है कि जिसका माँ बाप ये बोल दे कि ये ले बेटा पैसे ले, जा जी ले अपनी जिंदगी, राइट? बहुतों की नहीं होती, इंडिया में तो नहीं होती। बहुत कम है, मतलब हैं, मगर मैं ये बोलूंगा हमारी सोसाइटी में, मेरी इंडस्ट्री में 10 में से 2 होंगे, 8 वही होंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, घर के लिए कमा रहे हैं। मतलब मैं भी जैसे लोगों से मिलता हूँ, मैं कई बार कुछ इंटरनेशनल फिल्म ग्रेजुएट्स से मिलता हूँ जिन्होंने अपनी पढ़ाई पे 1-1 करोड़ रुपए तक खर्चा हुआ। ठीक है, जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं पूछता हूँ, यार ठीक है तुम करके आए हो, स्किल्ड अप हो, सब कुछ हो, ROI क्या है? तो वो बताते हैं यार मैं एक शूट का 3 लाख रुपए से नीचे नहीं लेता, ये नहीं लेता। फिर पता चलता है कि साल के करेंगे 10 शूट सिर्फ, तो 30 लाख हो गया। हाँ, लेकिन ROI फिर भी नहीं है ना। 3 साल की हुई। बट उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसने बाप ने पैसे दिए थे, उसको कौन सा लोन वापस करना है। गॉट इट। और वहीं पे मेरा जैसा बंदा, चाहे डैड ने सपोर्ट करा, लेकिन पहला स्टूडियो जो खोला, स्टूडियो मतलब पहली टीम जो बिल्ड करी थी, 6 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल था, 5.5 लाख रुपए का लोन मिला था, 5.25 लाख रुपए लगा दिए थे। सिस्टम खरीद, रेंट का एडवांस दे, सैलरीज का एक बफर 1-2 महीने का, उसके अलावा हार्ड ड्राइव्स खरीद, कैमरा खरीद ले, लेंसेज ले ले, लाइटें ले ले थोड़ी सी, क्योंकि सब कुछ अपने पास होना चाहिए, रेंट पे नहीं करना है। पहला 1 महीना तो बहुत अच्छा चला क्योंकि प्रोजेक्ट आया हुआ था, दूसरे महीने भी ठीक ठाक थे, तीसरे महीने से प्रोजेक्ट थोड़े डाउन हुए, चौथे महीने में जाके बिल्कुल नहीं आए। लिक्विडिटी तो थी नहीं ना डे 1 से कभी भी, वो सोचा भी नहीं था। सोचा भी नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं था। और बात एक्सपीरियंस से ज्यादा एक चीज और, मतलब मैं चौथी चीज ऐड करूंगा इसमें, एक मेंटर ढूंढो अपने लिए, कोई ऐसा बंदा जो ये सब कुछ झेल चुका हो, जिसके पास जाके एक बारी जाके पूछ सको जो मैं करने जा रही हूं क्या वो सही है कि गलत है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या आप बता सकते हो,
हमारे पास वो मेंटर नहीं था, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कॉलेज गए थे, वहाँ मिला नहीं? फिल्म स्कूल नहीं गया ना, नॉर्मल कॉलेज था। मेरे को मेरे लिए मेंटर नहीं मिला। गॉट इट। करियर सर आपका बहुत, मतलब इट्स बीन 17 इयर्स, 18 ना। 18 नाउ। क्या मतलब चेंजेस आए इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली? पूरी इंडस्ट्री बदल गई। अच्छा। फ्रॉम व्हेन आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी बॉम्बे में जो किया मैंने किया, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत बदली है, बट मैं फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट पिछले 15 साल से नहीं हूँ। मैं दिल्ली में ही कुछ एस्टैब्लिश करने में लगा हुआ हूँ पिछले 15 साल से। इन 15 सालों में जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने तब टेलीविजन एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। एनडीटीवी गुड टाइम्स था, आपका फॉक्स था, डिस्कवरी था, आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज थे जहाँ पे अगर आप काम करो तो अच्छा काम भी कर सकते हो और ग्रोथ भी है। मगर एक जो रियलाइजेशन ये हुई है ओवर द टाइम कि जैसे जैसे वो फॉर्म्स ऑफ मीडिया भी बंद होते गए और डिजिटल फॉर्म्स ऑफ मीडिया आते गए, अगर जिन लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करा फ्रॉम 5 लाख रुपी प्रोजेक्ट्स टू 50,000 रुपी प्रोजेक्ट्स, वो लोग स्ट्रगल कर गए, वो फंस गए। थोड़ा एलैबोरेट करो सर इसको। तो कैसे? जैसे कि जब हम टीवी के लिए कंटेंट बनाते थे, एक 50 मिनट का एपिसोड का मैं टीवी से जाके बोलता था कि भाई यार 20 लाख रुपए लगेंगे, मेरे को ट्रैवल भी करना है, मेरे को सब कुछ करना, मतलब एक 6 एपिसोडर 1 करोड़ रुपए का बजट मेरे को टीवी देता था, विद अ सेलिब्रिटी, विद वॉट एवर। हाईवे ऑन माई प्लेट एक शो आता था, फूड शो आता था पहले एनडीटीवी गुड टाइम्स के ऊपर, तो उसका भी 10-15 लाख रुपए का बजट होता था इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और फिर जब प्रॉफिट आता था एड्स वगैरह से वो होस्ट को मिलता था। तो जब आपके पास लाइक उस जमाने में बजट्स होते थे, आपके पास सब कुछ होता था, और जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, तो अगर आप देखोगे इंडस्ट्री ने टेक्निकल साइड को एक्सेसिबल बनाना शुरू किया। पहले कैमरास महंगे आते थे, हम टेप्स पे शूट करते थे, टेप का मीडियम, उस फिल्म का मीडियम महंगा होता था, आप कितनी खरीद लोगे, करेक्ट, उनके लिए फिर सिस्टम्स जिन पे वो प्रोसेस हो रहा है वो भी महंगा होता था। तभी तो आपको एक शादी की वीडियो, एक टीवी की वीडियो और एक सिनेमा वीडियो में फर्क नजर आता था। ये होम वीडियो है, ये टेलीविजन पे देखने को मिल रही है, और ये भैया ये तो सिनेमा है, ये मूवी है। अब देखो, वेडिंग्स भी उतनी ही सिनेमैटिक लगती हैं, करेक्ट, टेलीविजन उतना ही सिनेमा लगता है, और सिनेमा तो सिनेमा में भी और बहुत आगे चला गया है। चीजें बेटर होती गई और सस्ती भी होती गई, कैमरास एक्सेसिबल होने लग गए, डिजिटल फॉर्मेट आ गया तो आपके मीडियम सस्ते होने लग गए, लैपटॉप सस्ते होने लग गए, सब कुछ सस्ता होने लग गया, जिस वजह से जो बंदा आज से 15 साल पहले सोच नहीं सकता था इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए, आज वो इसको मेन स्ट्रीम करियर बना के घुसता है। एग्जैक्टली। और उसके पास उतनी पावर भी होती है कि वो रेट तोड़े। एग्जैक्टली। पहले रेट तोड़ने वाली पावर नहीं होती थी लोगों के पास, जिस वजह से जो विद एडवेंट ऑफ एआई ऑल्सो फॉर दैट मैटर, जो एड 1 करोड़ की बनती थी, आज की डेट में क्लाइंट कहता है 10 लाख में बना के दो। 10 में से भी 7 लाख वो एक्टर ले जाएगा जो सिर्फ 1 घंटे के लिए आएगा अपनी शक्ल दिखाने के लिए, आपके पास 3 लाख है, जैसे मर्जी करो करके दो। एंड अ लॉट ऑफ एड फिल्म मेकर्स आर लीविंग दैट बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस। वो और चीजों में जा रहे हैं, वो सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, वो डिजिटल कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री बेटर भी हुई है, इंडस्ट्री ने डाउनफॉल भी पूरा पूरा देख लिया। सो बेसिकली जितना मेरे को समझ में आया, आप ये कह रहे हो कि जो पहले सिस्टम सेंट्रलाइज था बिल्कुल ही, ठीक है, अब वो डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है और पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरी। आज की डेट में जिस बच्चे के पास 1 लाख रुपए का कैमरा खरीदने की पावर है, वो किसी को भी टेक्निकली टक्कर दे सकता है, जो पहले नहीं था। अगर वो सही तरीके से दिमाग लगाए, सही तरीके की स्किल ले ले और अपने टूल्स को तरीके से यूज करे, तो उसको भी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए है टू डिलीवर अ सिनेमैटिक प्रोजेक्ट और अ वेरी हाई लेवल फोटोग्राफी प्रोजेक्ट। ये पहले नहीं था ना। पहले आपको सिनेमैटिक प्रोजेक्ट के लिए लोग चाहिए होते थे, 50-50 जनों के क्रूज होते थे, 100-100 जनों के क्रू होते थे, दिन रात काम हो रहा होता था। वो सब बदल गया। तो वो एक पावर आ गई है लोगों के पास।
जिस वजह से रेट्स टूटते हैं, मगर एट द सेम टाइम जो आपको असिस्टेंट 500 रुपये पर डे पे मिल जाता था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, आज वो 3000 पर डे पे मिलता है। ये भी फर्क आ गया। ओके, गॉट इट। मैंने काम करा है यार समझ 300 गया। रुपये दिहाड़ी पे एज एन असिस्टेंट, चाहे कैमरा उठा के ले जाने का काम होता था। आज वही सेम काम करने वाले बंदे को मैं 1500 देता हूँ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो सर, अब जैसे आपने बात करी थी कि 1 लाख का कैमरा लेके, ठीक है, कोई कर सकता है, बढ़िया। तो हम उसी से बात करते हैं कि अब किसी को जीरो से स्टार्ट करना है, ले लिया उसने कैमरा, तो अब वो उससे पैसा सबसे पहला 1 लाख कैसे बनाए इसी इंडस्ट्री में? ओके, सबसे पहली चीज, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप 2 रास्ते पकड़ सकते हो। पहला रास्ता पकड़ सकते हो बिना कुछ भी खरीदे, हर चीज रेंट पे आएगी, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट करना वो भी रेंट पे होगा और जो सीखना वो भी रेंट पे होगा, राइट। ये पहला रास्ता है जिसमें आपके ओवरहेड जीरो है, राइट। कोई ईएमआई नहीं देनी, सैलरीज नहीं देनी, रेंट नहीं देना, अपने कमरे से काम कर रहे हो, ठीक है। ये एक बहुत ही वैलिड फॉर्मेट है। सेकेंड फॉर्मेट है, आप कहते हो मैं किसी पे भी डिपेंड नहीं करूंगा, मैं खुद गवर्न करूंगा मेरे को कैसे रन करना है, जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो इनटू इक्विपमेंट, इनटू पीपल, इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट। बट दोनों की बेसलाइन इज स्किल। अगर आपने यही नहीं सीखा कि ये कैसे होता है, आप कर नहीं सकते। तो स्टेप 1 टू गेट इनटू द इंडस्ट्री इज स्किल अप। चाहे वो कोर्स करके करें, किसी को असिस्ट करके करें, किसी के साथ प्रोजेक्ट पे जाके करें, खुद से एक्सपेरिमेंट करके करें, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो, राइट। मैंने बोला ना मेंटर होना जरूरी है। मेंटर यहां पे होना जरूरी है कि मेंटर आपको बताएगा कि तू जो स्टेप ए ले रहा है वो गलत ले रहा है, उसके जगह बी सी डी तेरे पास है वो ले ले। आज की डेट में मेरे पास लोग आते हैं कि मैं कैमरा चलाना सीख रहा हूँ, कौन सा खरीदूं? मैंने क्यों खरीद रहा है? तू अभी खरीदने जाएगा, तू 1.5 लाख रुपए का कैमरा खरीद के आ जाएगा, जब तक तू स्किल अप करेगा तेरे को 3 लाख वाले की नीड हो जाएगी। 1.5 का क्या करेगा? बिकेगा तो है नहीं, राइट। तो उस केस में पहले स्किल अप करो, समझो कि आपकी रिक्वायरमेंट कहां आ रही है, कैसे आ रही है। मे बी आप डायरेक्शन में घुस गए जहां पे कैमरे की जरूरत ही नहीं है। मे बी आप प्रोडक्शन में घुस गए जहां पे आप लेते ही चीजें रेंट पे हो। हर चीज, मतलब हर चीज रेंट पे आती है, स्टूडियो से लेके, इंसान से लेके, कैमरे से लेके, कार्ड से लेके, सब कुछ रेंट पे ही आता है। आपको कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उस केस में, करेक्ट। या आपने ऐसी टीम ज्वाइन कर ली जहां पे आप सीख रहे हो, क्योंकि आपने किसी के पास आप एक तरीके से इंटर्नशिप कर रहे हो, एंड यू स्किलिंग अप ओवर देयर। स्किल अप सर, तो स्किल अप करे आपके अकॉर्डिंग पहला ये करना चाहिए। तो जब तक आप स्किल अप नहीं करोगे, जब तक आप सीख नहीं जाओगे, जब तक आप सारी चीजें ट्राई नहीं कर लोगे, आप तब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो दो पहलू है ना इसके, या तो आप जॉब करोगे या अपना काम स्टार्ट करोगे, राइट। जॉब्स है नहीं, सीरियसली जॉब्स नहीं है मार्केट में, सीजनल है या फिर भेड़ चाल है। या तो आप सारा दिन बैठ के सेम ही काम एडिट करते रहोगे, लाइक रील्स कर रहे हो सिर्फ, या सिर्फ वेडिंग कर रहे हो, या सिर्फ कुछ कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो फॉर दैट मैटर, या आप किसी के पास काम करने जा रहे हो तो बहुत ही कम सैलरी पे जा रहे हो, राइट। तो इस वजह से 90% फिल्म मेकर, फोटोग्राफर कुछ टाइम जॉब करने के बाद फ्रीलांस पे जाते हैं। हर जगह हर चीज करने का मौका नहीं मिलता, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो एक चक्रव्यूह बन जाता है जिसमें आप जॉब भी कर रहे हो, मगर आपको थोड़ा सा फ्रीलांस भी करना पड़ेगा साथ साथ, टू लर्न, नॉट टू लर्न, टू अर्न। ओह, दिस इज ऑल आफ्टर स्किलिंग अप। स्किल अप तो हो गया, लर्निंग खत्म हो गई। अब आपको कमाना है, अब आपको आरओआई जनरेट करनी है ताकि आप अपना कुछ कर सको। लेकिन आज की डेट में बिजनेस सिनेरियो इतना टफ हो गया है कि अगर कोई कहता है ना कि मेरे को अपना बिजनेस शुरू करना है, तो मेरा ना बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है उसके लिए। जब तक तुम्हारे अकाउंट में एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए नहीं पड़े ना, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा जो पड़े हुए हैं बस, तब तक मत सोचना। क्योंकि कम मार्केट रिसेशन में जा रही है, तुम्हारी पेमेंट्स कितनी लेट हो रही हैं,
कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हो, 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं आ रही है, तुम्हारी एक इनवॉइसिंग की बेवकूफ़ी की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई, जीएसटी ड्यू हो गया, पेमेंट नहीं आई है, कैसे संभालोगे? और दूसरी चीज, हम सब चाहते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स करना, करेक्ट? कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट मांगता है पेमेंट से पहले। सेट डिजाइन हो रहा है, क्लाइंट आपको 50% ही देगा अगर वो देने को मान गया तो, नहीं तो आपकी जेब से लग रहा है। तो आपकी कितनी कैपेसिटी है कि वो 20 लाख के रुपए के सेट पे आप 20 लाख लगा सको, चाहे क्लाइंट 50 लाख का प्रोजेक्ट हो, मगर स्टार्टिंग में 20 लाख लगाने के लिए है कि नहीं है? वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। जहां 90% दुनिया आज की डेट में रो रही है, फंस गई है या फिर काम छोड़ रही है, ये गलती कर। मैंने कुछ लोगों को देखा है, मतलब इंस्टाग्राम पे, क्या कहते हैं कि हमारे पास सोनी FX कैमरा है और हम आपकी पूरी शूटिंग कर देंगे 10,000 रुपये। मैं जानता हूँ किसकी बात कर रहे हो। म्यूजिक वीडियो। हाँ, तो हम कर देंगे। मैंने आउट ऑफ नोवेयर मैंने देखा, और काफी कि हम देहरादून आ जाएंगे हम, तो वो चीज हाउ इज दिस पॉसिबल? आप कह रहे हो? अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्किल देखो ना। ठीक है, आप मार्केट खराब कर रहे हो, मान गया। हाँ, आप पूरी मार्केट खराब कर दी आपने। जहां पे एक आर्टिस्ट के पास 50,000 रुपए का बजट था, आप उसको भी कह रहे हो मैं तेरे लिए भी 9,000 में कर दूंगा। हाँ, करेक्ट, और अच्छी करूंगा, खराब प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन क्वालिटी खराब नहीं है, कॉन्सेप्ट चाहे जितना भी फुद्दू हो, प्रोडक्शन क्वालिटी खराब नहीं है किसी भी एंगल से, मैंने काम देखा है उसका। मगर क्योंकि वो महीने के 30 कर रहा है तो वो 10,000 पे कर सकता है। समझेगा। बेसिक मैथमेटिक्स। आपने 2 कैमरा खरीदे, एक गिम्बल खरीदा, एक ड्रोन खरीदा, करेक्ट? करेक्ट। सब कुछ आपने क्रेडिट कार्ड पे लिया, मैं और आप मान के चलते हैं हमने सब कुछ क्रेडिट कार्ड पे खरीदा। क्रेडिट कार्ड की 10 लाख की लिमिट थी, हमने पूरी लिमिट घुसा दी। 10 लाख का लोन कोई भी आपकी ज्यादा से ज्यादा महीने की 25,000 रुपए की EMI बनाएगा फॉर 5 years, राइट? 5 to 6 years वॉट एवर। 25-30 हजार रुपए से ऊपर की EMI नहीं बनती अगर तरीके से आप लोन लेके काम करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह साला फलाने का सब कुछ मिला के। आप आउट ऑफ होम काम करो, मत लो ऑफिस, ठीक है? आउट ऑफ होम मतलब घर या फिर नेबर का घर या कहीं पे सामान रखने की जगह मिल गई, एक कमरा बना दिया। मीटिंग तो कहीं भी होती है आज की डेट में, मीटिंग के लिए आपको ऑफिस नहीं चाहिए। और 99% आप क्लाइंट के पास जाओगे, क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, करेक्ट? करेक्ट। आपको एक डायरेक्टर चाहिए जो सबको, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मतलब वो प्रोडक्शन भी हेल्प मैनेज करेगा प्लस डायरेक्ट भी करेगा। आपको एक सिनेमाटोग्राफर एडिटर चाहिए, ठीक है? और आपको एक असिस्टेंट प्लस सिनेमाटोग्राफर चाहिए। आप 3 जनों में, क्योंकि एक तो आप खुद हो, बाकी दोनों को भी अगर मैं 50-50 हजार रुपए की सैलरी भी दे दूं महीने की, भाई मेहनत कर रहे हैं ना दोनों, तब भी लाख रुपए बचाता हूं मैं। सूखा लाख रुपए घर लेके जाता हूँ, जो कि स्टार्टिंग है 10,000 रुपए। तो कभी बड़े प्रोजेक्ट भी आते होंगे ऑब्वियसली। स्टार्टिंग 10,000 है ना, मगर क्योंकि आपने स्टार्टिंग 10,000 डाल रखी है, आप 30 दिन बुक दो, राइट? जहां आपने ये रेट पे आ गए मार्केट में। मेरा क्या प्रॉब्लम लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ, कि मैं जो क्वालिटी पे बैठा हूँ, मेरे ओवरहेड्स बहुत ज्यादा है, तो मेरे लिए 10,000 का म्यूजिक वीडियो करना वारा नहीं खाता। तो यही क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप 2 रूट देखें, एक साइड आप हो क्रिएटिव और आर्टिस्ट साइड पे, एक बिजनेसमैन साइड पे, क्या फॉलो करना चाहिए बंदे को? अगर आप बिजनेस करते हो तो क्रिएटिव भूल जाओ, क्रिएटिव करते हो तो बिजनेस भूल जाओ। बहुत सिंपल लॉजिक है। या तो आप पैसे कमा सकते हो या आप क्रिएटिव रह सकते हो। जो हम लोग रील्स देखते हैं ना इन लोगों की, कि इस महीने मैंने 7 फिगर कमा लिए और आई एम डूइंग सच अमेजिंग वर्क, और आप BTS भी देखते हो, जो भाई मतलब यार ये बंदा तो जिंदगी जी रहा है अपनी। 90% ऑफ दैट इज बुलशिट, बकवास कर रहे हैं, राइट? अगर आज की डेट में मैं भी स्विस टूरिज्म कर रहा हूँ ना, मेरे को 15 साल लगे वहां तक पहुंचने में, कि स्विस टूरिज्म मेरे को आज बुलाता है शूट करने के लिए, राइट? जिस रेट पे मैं स्विस टूरिज्म कर रहा हूँ ना, जब मैं
प्रोजेक्ट करने जाता हूँ, हो सकता है कि जो मेरे साथ मेरे अगेंस्ट दूसरा फ्रीलांसर आ रहा हो वो मेरे जितना नहीं कमा रहा होगा, क्योंकि मेरे को मेरे स्किल का पैसा मिल रहा है ना। बट वो उसके लिए टाइम दिया है आपने। एग्जैक्टली तो पॉइंट है कि ऑफ कोर्स यू कैन बी क्रिएटिव, मगर अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और आप बूटस्ट्रैप्ड हो, मतलब आप जो कमा रहे हो वही लगा रहे हो, आप कई बारी क्रिएटिविटी में मार खा जाओगे, नहीं मिलेगा टाइम। लॉन्ग टर्म में क्या मैटर करता क्रिएटिविटी रीजन बताता हूं। हाँ पैसा आ जाएगा, ठीक है, पैसा, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, चाहे लास्ट 2 साल मेरे लिए बहुत टफ रहे ड्यू टू एनी बिजनेस डिसीजंस, वो रॉन्ग एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस थे, क्रिएटिवली बहुत इंटरेस्टिंग थे। हमने लॉस बेयर किया, कंपनी ने लॉस बेयर किया, हमने वो लॉस किसी पे ट्रांसफर नहीं किया। मेरी टीम में किसी ने मेरे साथ लॉस बेयर नहीं किया, मैंने अकेले लॉस बेयर किया। मैंने और मेरे बिजनेस पार्टनर ने अकेले लॉस बेयर किया, क्योंकि मेरी बिजनेस पार्टनर भी सैलरी नहीं ली तब से, जब से लॉस हुआ है। मतलब अगर आज की डेट में देखा जाए तो द बिजनेस ओज माय बिजनेस पार्टनर अ लॉट ऑफ मनी, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट इनटू द कंपनी बढ़ गई है, क्योंकि उसने सैलरी नहीं ली, खर्चे लिए सिर्फ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने 1 साल में कमाया नहीं, बहुत कमाया, अच्छा खासा कमाया। मतलब जिस टर्नओवर पे आज हम बैठे हुए हैं, मैंने नहीं एक्सपेक्ट करी थी। मैं जब आज अकाउंटेंट के साथ मत्था मार रहा था अपना बैठ के कि अकाउंट्स थोड़े सेटल करें, क्योंकि बहुत इधर उधर पैसा हो रहा है बिकॉज ऑफ दी स्टूपिड डेट्स, हमने अच्छा मोटा पैसा कमाया, बट कुछ बचा नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं सर के ऊपर, राइट। आप टीम चला रहे हो, टीम एक्सपेंसेस, और आप एक्सपेंशन मोड में हो। मैं लोग कहते हैं मैं एक 2 साल पुराना स्टार्टअप हूं विद 17 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब मेरे पास 17 साल का एक्सपीरियंस है, मगर मैं अभी भी स्टार्टअप हूं। क्यों? क्योंकि सब कुछ जला के वापस शुरू किया, लिटरली फिनिक्स है, राख पे ला के वापस खड़ा करा है। एंड मेरे को पता है कि जब क्लाइंट की पेमेंट्स लेट होती है ना, मेरी टीम का अगर मेरे पास इतना सपोर्ट ना हो ना कि लोग, क्योंकि अगर सैलरीज डिले होती हैं और वो हल्ला नहीं मचाते हैं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सैलरी कट नहीं रही, लेकिन वो डिलेज हैंडल कर रहे हैं। 1 तारीख का 10 भी हो रहा है, 10 का 15 भी हो रहा है, 15 का कई बार 25 भी हो रहा है, मगर उनको ये भरोसा है कि आ जाएगी। कितना टाइम लगा ऐसी टीम बिल्ड करने में अभी आपको? 17 साल। नहीं अभी तो नए हैं, सारे नए हैं। हाँ सारे नहीं, कितना साल होगा, मतलब जो मेरा इस टाइम पे पॉडकास्ट अकेला हैंडल कर लेता है रवि, इसको रवि 3 साल हुए, 2 साल। आपने 17 साल का बोला तो मैं कहा इसको 2.5 साल हुए मेरे पास, है। इसको मेरे पास 6 मतलब साल भी नहीं हुआ शायद अभी, 4 months। तो सारे नहीं है, सिर्फ 2 ही पुराने हैं, एक 7 साल पुराना है और एक 6 साल पुरानी है। और आज की डेट में वो अपनी वो years ऑफ वर्किंग विद मी वाला सीनियरिटी रखते हैं। एक्सपीरियंस वाइज तो ऑलमोस्ट सब एक ही लेवल पे। तो सर जो बिगिनर्स है, अभी हम जैसे बात ही कर रहे हैं स्टार्ट करने वाले, तो उनको क्या फ्री वर्क करना चाहिए शुरू में? अगर कोई फ्री का काम आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो रहा हो, जिससे आपको लगता है कि आगे जाके मैं मल्टीप्लाई करके और बिजनेस रेज कर सकता हूं, आप करो। मगर वो तब तक करना है जब तक वो वैल्यू ऐड हो रहा हो। जब आपको लगे ये रेपिटेटिव हो रहा है, आप एटलीस्ट खर्चा डिमांड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वेडिंग वाले बंदों के साथ जो लोग फ्री में काम करते हैं एज इंटर्न्स, एज व्हाटएवर, आप फोटोग्राफी करने जा रहे हो, आप वीडियो करने जा रहे हो, भाई आप उसके लिए जो भी शूट कर रहे हो उस वेडिंग डे पे, वो कहीं ना कहीं तो यूज कर रहा है। मगर क्योंकि आप उसके लिए शूट करने जा रहे हो, आप वो सारा कंटेंट अपने किसी भी सोशल मीडिया, वेबसाइट या कहीं पे पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका काम नहीं है, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेडिंग इंडस्ट्री के साथ मेरी क्या है कि अगर कोई सीखना चाहता है ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे सीखता है। क्योंकि अगर आप किसी को असिस्ट करोगे, आप काम यूज नहीं कर सकते। आप किसी के लिए काम करने जाओगे, आप काम यूज नहीं कर सकते, आप पब्लिश नहीं कर सकते ना। पर्सनली किसी को भी बैठ के दिखाओ तो पब्लिश मतलब बिना पब्लिक करे अगर दिखाना है, मैं तो किसी को कुछ भी दिखा सकता हूँ, है कि नहीं है। अगर मेरी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या है सामने वाले बंदे का, उसकी वो प्रूव कर दे कि मेरा काम नहीं है,
तो वो क्रेडिबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है अगर आप किसी और के लिए काम करते हो। तो जब तक आप इतने स्किल अप नहीं हो जाते कि आप बोल सको कि ये मेरा काम है, तब तक फ्री में कर सकते हो, करो नहीं बट कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम आई फील यू शुड एटलीस्ट आस्क फॉर एक्सपेंसेस, कि खर्चे निकले, आने जाने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, फोन के बिल्स हैं, 100 चीजें आपके पास है, यार आप क्यों फ्री में काम कर रहे हो? राइट। तो सर बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं नहीं ये मेरा पैशन है, अभी मैं इससे पैसा नहीं देख रहा। ठीक है। तो पैशन वर्सेस पैसा, मतलब पहले क्या? बहुत टफ क्वेश्चन है पैशन वर्सेस पैसा, बिकॉज दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पैसा है तो पैशन कामयाब है, अगर पैशन है तो ही पैसा कमाओगे। ये टाइम लगता है लोगों को जानने में, राइट। इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है आज की डेट में। एक फ्रीलांसर को फॉर दैट मैटर समझना जरूरी है कि पैसा मैनेज कैसे करना है। मैंने गलतियां करी, मैं आज तक भुगत रहा हूं यार। अगर मैंने वो गलतियां नहीं करी होती, फॉर एग्जाम्पल जब आपका क्या कहते हैं 2020 में प्रॉब्लम हुआ, हमने अपनी पूरी टीम को कमिट कर दिया था, हम आपको पूरी सैलरी देंगे। बिजनेस तो नहीं था। 1 का 2 महीना हो गया, 2 का 3 महीना हो गया, हम बिना टच के काम नहीं होता था। तो आप फिजिकली अब काम कर ही नहीं रहते, तो लिटरली मैं ही अकेला लगा हुआ था ऑनलाइन क्लासेस लेने में, मैं ही अकेला लगा हुआ था सब कुछ करने में, ताकि मैं कुछ लोगों को कुछ पैसा दे सकूं। करेक्ट। बट क्योंकि हमने प्रॉमिस कर दिया था, तो हमने डेट क्रिएट किया। एक पहला। दूसरा डेट कब क्रिएट हुआ? जब हम लैंडलॉर्ड से लड़े नहीं कि भैया आप रेंट माफ कर दो। मेरे लैंडलॉर्ड्स ने फुल रेंट लिया, ठीक है, टू एन एक्सटेंड। 2020 के एंड होते होते मेरे को दोनों ऑफिस खाली करने पड़े, क्योंकि मेरे पास पैसा खत्म हो गया था पूरे तरीके से। दिवाली से जस्ट पहले मैंने दोनों ऑफिस खाली कर दिए थे। एक एकेडमी खोली थी जिसपे मैं 10-11 लाख रुपए लगा चुका था, और एक स्टूडियो था जो मैं पिछले 3 साल से चला रहा था, दोनों बंद करे। ठीक है। वहां से शिफ्ट हुए इनटू अ प्रॉपर्टी मेरे डैड के फ्रेंड ने दिलवाई, क्योंकि डैड ने फिर मेरे को हेल्प करी कि मैं तेरे को ऑफिस दिलवा देता हूँ, मेरे को एक प्रॉपर्टी बेचनी है। मगर वो जो ट्रांजिशन था, उस ट्रांजिशन में मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सारे स्टेक होल्डर्स को बोल सकूं कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। वो होना चाहिए था। वो गट्स चाहिए किसी को मुंह पे बोलने के कि भाई मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ने मेरे साथ तो ये किया ना। राइट। मेरे क्लाइंट ने तो मुंह पे बोल दिया ना, शायद पैसा ही नहीं है, कैसे दूं। बड़े बड़े ब्रांड्स ने 6-6 महीना 1-1 साल लेट दिया पैसा। तो जो डेट क्रिएशन था उसकी वजह से लिक्विडिटी जीरो हो गई, काम तो वैसे ही नहीं आ रहा था आपके पास। तो जब आपने 2021 में वापस स्टार्ट करा, तो आपने जीरो से स्टार्ट नहीं करा, आपने नेगेटिव से स्टार्ट करा। राइट। आपके अकाउंट जीरो पे नहीं थे कि लोन लेंगे तो कैश पॉजिटिव हो जाएंगे। आपके अकाउंट नेगेटिव थे कि लोन लेंगे लोन उतारने के लिए। 2 साल में वापस खड़ी कंपनी, 2023 में फिर वही बेवकूफी कर गए। कैसे? क्लाइंट गलत उठा लिया। अच्छा। नॉट वो क्रिएटिव डिसीजन था, वो क्रिएटिव डिसीजन रॉन्ग डिसीजन हो गया, वो एक ओवर कॉन्फिडेंट डिसीजन हो गया। अब 2 साल में जब वापस जीरो, आप नेगेटिव से पॉजिटिव आके एक ब्रांड नेम बन गए, ब्रांड नेम बन के दुनिया जानने लग गई आपको, तो आपके अंदर एक फॉल्स ईगो आ गई कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी को भी हैंडल कर सकते हैं, किसी को भी मैनेज कर सकते हैं, हम बाप हैं। वही गलत हो गया। तो सर अगर किसी को फास्ट ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? अनफॉर्चुनेटली क्रिएटिविटी। रीजन बीइंग, यार देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मैं वेडिंग्स नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते,
मतलब मेरी टीम जो अभी टीम है, जो नई टीम है, जैसे आपने बोला, इस टीम के पास 0 वेडिंग एक्सपीरियंस था, फिर भी हमने पिछले 1 महीने में एक प्रॉपर शादी और 4 दिन की एक सेलिब्रिटी रिसेप्शन हैंडल करी है। नेम रिवील करना चाहोगे सेलिब्रिटी? तो सेलिब्रिटी रिसेप्शन नीरज चोपड़ा की थी। नीरज चोपड़ा के 4 दिन के 4 फंक्शंस का पूरा कवरेज हमने करा। जो प्रॉपर शादी थी वो पैनासोनिक के एक्स चेयरमैन है मनीष शर्मा, उनके बेटे की शादी थी जो हमने शूट करी। प्रॉपर शादी। हाँ, अब उससे पहले हमें भी लगता था वेडिंग्स नहीं कर सकते, मतलब, बट अब वो नहीं कर सकते नहीं है, वो अब नहीं करना चाहते। इट्स बिग मनी, इट इज वेरी बिग मनी। अगर कोई मेरे से आज के डेट में पूछता है इस इंडस्ट्री में अगर सरवाइव करना है, भाई पहले 4 साल शादियां करो। अपने करियर के पहले 2 से 4 साल शादियों को शूट करो, अपनी एक मार्केट बनाओ, शादियों में सब कुछ करो। मैं गारंटी करता हूं जब आप ये डिसीजन लोगे ना कि अब हम शादी नहीं करते, अब हम और चीजों में जाना चाहते हैं, आप कैश पॉजिटिव होगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में पैसा है। ठीक है, इस इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, पैसा कई बार मरता भी है, तो आपको गेम स्मार्ट रखना। यू डोंट हैव टू बी फूलिश कि हर किसी को हाँ बोल रहे हो, बिना एडवांस के काम कर रहे हो, बिना पूरी पेमेंट की डिलीवरी कर रहे हो। बी वेरी वेरी क्लियर, डू कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपरली, सब कुछ प्रॉपर करोगे। इस इंडस्ट्री में फेलियर भी है, सक्सेस भी है। फेलियर तभी है जब आप गलतियां करते हो। तो कितना मतलब एडवांस लेते हैं लोग और कितना मतलब आफ्टर? आज की डेट में 50% एडवांस बिफोर द इवेंट स्टार्ट, 25% ऑन हाफवे थ्रू द थिंग, एंड एटलीस्ट 20%, सिर्फ 5% छोड़ते हैं डिलीवरी से पहले। ओके, तो आपके पास 90 से 95% पैसा आ जाता है। ओके, तभी तो कह रहे हो इट्स अ वेरी कैश रिच गेम, अगर आप ढंग से खेलो। गॉट इट। राइट, अगर आप ढंग से खेलो, क्लाइंट भी बड़ा मिलता है। तो मैंने 2012 से 2015 तक 150 वेडिंग्स करी होंगी, जिसकी वजह से अपना कैमरा खरीदे, अपने लेंसेज खरीदे, स्टूडियो भी ठीक ठाक बना लिया, सब कुछ करा। मैं उसी को ही क्रेडिट देता हूँ, मेरी वो टीम वेडिंग्स करती थी। वो लोग, उनमें से कुछ लोग अभी भी वेडिंग्स करते हैं इंडिपेंडेंटली या विद समबडी। ठीक है, मगर मैंने एक चीज जो रियलाइज करी कि जब मैंने ये सब कुछ करा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करा उसके सर पे, एंड देन आई लेफ्ट इट कि ओके मैं नहीं करना चाहता, इट वाज अ पर्सनल डिसीजन। मे बी आई डिडंट लाइक द क्लाइंट्स आई वर गेटिंग, तो मैंने फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी भी लीड्स नहीं आती, मेरे पास बहुत लीड्स आती हैं टू एन एक्सटेंड। नाउ आई एम प्रेपिंग अ टीम फॉर वेडिंग्स कि चाहे मैं खुद मैनेज करूं, करेगा कोई और। तो अभी तक क्यों नहीं करा था आपने? मेरा क्रिएटिव डिसीजन था वो, प्योरली मेरा क्रिएटिव डिसीजन। आई डिडंट वांट माय टीम टू बी एक्सपोज्ड टू दैट लाइफ। ओके, 5 दिन आप बिना सोए, बिना कुछ करे, हर चीज की बैंड बजा के आप काम कर रहे हो सिर्फ, जिसमें भी आप 10 जनों की गालियां खा रहे हो, वो फोटोग्राफर इधर आ। तो वो एग्जैक्टली वो एक बहुत बड़ा रीजन था जिस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी टीम को भी उस चीज के लिए एक्सपोज नहीं करूंगा, unless it is somebody like a नीरज चोपड़ा और मनीष शर्मा, मैं नहीं करूंगा। मेरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट है। आई हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट, बट आई वोंट। तो कमिंग बैक टू दैट, आई स्टिल रिमेम्बर 2022 में एक वेडिंग आई थी मेरे पास जो मैंने मना कर दी। मैंने डायरेक्टली एक मुंबई की एक टीम को, कि मुंबई का एक क्लाइंट था, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया कि यार बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं, आप इनसे करा लो। और मेरा लाइफ का एक रूल है, मैं कमीशन नहीं लेता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ, मेरे से होता ही नहीं है। मैं कमीशन अगर लूँ तो मेरे से 10 गुना ज़्यादा निकल जाएगा, इस चक्कर में मैं लेता ही नहीं हूँ। आई हैव दैट रूल बिकॉज इट इज समथिंग दैट यू हैव नॉट अर्नड इट, यू आर गेटिंग इट बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ योर कनेक्ट्स और व्हाटएवर। तो उस केस में मैंने वो भी नहीं लिया। ठीक है, मैं 6 महीने बाद टीम को मिलता हूँ और बंदा जो मेरे पास मेट्रो से आता था, अब वो मेरे को BMW में मिलता है। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहुत सही है, क्या कहता आप ही की बदौलत। तो मैंने कहा कैसे? कहते वो जो एक वेडिंग आपने दी थी ना, उसने 1.5 करोड़ का बिजनेस दिया था। ठीक है, और उससे जो मल्टीप्लायर बना
तो उसने पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 300 करोड़ का बिजनेस किया वेडिंग्स में। मतलब है मोटा बहुत पैसा पैसा है, लोगों के पास बहुत पैसा है। वो करता ही यही है, बाली में वेडिंग, दुबई में वेडिंग। इंडियन क्लाइंट्स तो हैंडल ही नहीं कर रहा, ओनली एनआरआईज, पैसा ही उधर है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स ओनली। 25 लाख रुपए से नीचे कोई प्रोजेक्ट नहीं है। 25 लाख तो कम बोल रहे हो आप डेस्टिनेशन वैसे के कह लिए। रहा हूँ, लोग उससे नीचे कुछ नहीं करते एक भी इवेंट। आई थिंक डेस्टिनेशन तो आजकल 1.25 करोड़ से तो स्टार्ट होता है, आराम से। कंसीडरिंग इन्फ्लेशन, जिसमें आराम बहुत ही लिमिटेड मेंबर होते। से। आई नो। हाँ, ठीक है। नहीं, जब मैं कह रहा 25 लाख रुपए ओनली फॉर द फिल्म एंड फोटोग्राफी, अच्छा, नॉट फॉर द तो इवेंट। हाँ हाँ, ओके ओनली वन इवेंट 25 लाख रुपए ओनली फॉर फिल्म फोटोग्राफी लोग दे रहे हैं। हाँ, ओके ओके। सेलिब्रिटी बन गया ना अगला हाँ, बंदा, right. नॉन सेलिब्रिटी वेडिंग्स भी करता है। तो सर अब एक सेक्शन की टुवर्ड मूव करते हैं जो बहुत मतलब भारी चल रहा है आजकल इंडिया में, एआई की। ये तो दुनिया में चल रहा है। हाँ, नहीं इंडिया के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया इज अ डेंस पॉपुलेटेड कंट्री, हमारी सुपर पावर ही पीपल था, ठीक है। अब एआई आने आके कर दिया धप्पा। तो सर अब अगर एआई सब कर लेगा तो क्रिएटर्स क्या करेंगे? ये देखो, पहली चीज समझो, एआई को चला कौन रहा है? लोग चला रहे हैं। लोग चला रहे हैं, हम्म, खुद से तो चल नहीं रहा। हम्म, वो इन्फॉर्मेशन भी लोगों से ले रहा है। हम्म, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग वही है जो एक ह्यूमन सिखा रहा है, हम्म, करेक्ट? करेक्ट। नो ह्यूमन विल मीन नो एआई। लेस हो गया ना सर। आ रहा हूँ उस पे। हाँ। नो ह्यूमन विल मीन नो एआई। हम्म, अगर आप एनालाइज करें कि कैसी नौकरियां रिडंडेंट हुई हैं, वो नौकरियां रिडंडेंट हुई हैं जिसमें रेपिटेटिवनेस थी। हमारी इंडस्ट्री में भी एक फोटो एडिटर जो वेडिंग फोटोज को सॉर्ट करके एडिट करता था, जहां पे वो 200 रुपए पर फोटो लेता था, आज के डेट में वही बंदा मेरे से 20 रुपए फोटो ले रहा है, राइट। क्योंकि उसको पता है ना कि मेरे को रिप्लेस करने के लिए एआई बैठा है। मगर वही उसी एआई को यूज करके मेरे को चीपर रेट में मेरे से ज्यादा बिजनेस ले रहा है। जहां वो मेरे से महीने का मेरे ख्याल से 2 इवेंट या 3 इवेंट देता उसको, क्योंकि बजट कॉन्स्ट्रेंट्स होते, अब मैं महीने के 10 दे रहा हूं। जहां वो महीने का मेरे से 20,000 रुपए कमाता, आज के रेट में 40 ले रहा है। राइट? सो इन आवर इंडस्ट्री स्पेशली पीपल हैव टू बी इंटेलिजेंट टू अडॉप्ट एआई, ताकि वो आपके वर्क फ्लो को असिस्ट करे और आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए। तो एक क्रिएटर को पहले जो मतलब 4 लोग चाहिए होते तो अब एक बंदा चाहिए। एग्जैक्टली। तो अब 3 बंदों की जॉब गई। नहीं, वो 3 बंदे अपना काम शुरू करेंगे ना। इफ दे आर इंटेलिजेंट। एग्जैक्टली। हाँ। अगर आपके अंदर आईक्यू है और आपके अंदर जो मैं बोलता हूँ वर्क कोशंट है, WQ है, आप कर लोगे, आपको कोई नहीं तोड़ सकता। टू एन एक्सटेंट, जहां पे पहले मैं अकेला या 3 बंदों के साथ काम कर रहा था, तो जरूरी नहीं है मैं 3 बंदों को निकालूंगा, मे बी मैं उन 3 बंदों को सेम स्किल सिखा के एआई की अब 50 बंदों का काम करूंगा। हो सकता है, right? वो यही रहा है। जहां एक एजेंसी 150 लोगों के साथ बैठती थी और महीने का 3-4 लाख रुपए की बिलिंग करती थी किसी एक क्लाइंट से, आज की डेट में वही एजेंसी महीने का 50,000 की बिलिंग कर पा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिडंडेंट हो गई हैं, मगर वो 50 क्लाइंट के साथ कर रही है वो काम। क्यों? क्योंकि उसने अपने हर बंदे को सिखा दिया कि एआई यूज करके आप अपना वर्कफ्लो कैसे बेटर कर सकते हो। पर एक कौन सा स्किल है जो एआई नहीं रिप्लेस कर पाएगा? विजन, क्रिएटिव विजन, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, अ डायरेक्टर फॉर दैट मैटर, ठीक है, म्यूजिशियन फॉर दैट मैटर। आप एआई को बोलो सिम्फनी बना, कूड़ा करके देता है। वो तो अभी है ना सर। आगे जाके भी यही होगा, क्योंकि उसको फीड ही नहीं मिलेगी ना। सिम्फनी क्या होता है? जैसे आपका बीथोवन का म्यूजिक हो गया, मोजार्ट जो हमारे गुरु माने जाते हैं म्यूजिक के, उनका जो म्यूजिक है उनको सिम्फनीज बोला जाता है। बहुत सारा दुनिया का म्यूजिक उन पे बेस्ड होता है। एआई नहीं बना सकता। एआई सीख गया है, ये सब कुछ कर गया, मगर एआई रात भर जाग के
एक नई चीज नहीं पैदा करता, क्योंकि वो अपने आप को पुश नहीं करता है, वो उतना ही पुश करता है जितनी उसके पास इंटेलिजेंस आ रही है, राइट? मैं कहता हूँ अगले 100 साल तक बहुत इंटेलिजेंस आएगी इसमें, 100 साल बाद एक इंसान को रिप्लिकेट कर देगा एआई, बट अगर आप उसके बाद भी उसको बोलोगे ना एक पोएम लिख के दे, फिर से कूड़ा करके देगा वो। इमोशन नहीं है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैक्स इमोशन, एंड इमोशन इज समथिंग दैट मेक्स अस क्रिएटिव, राइट? एंड आई फील कि आप एआई को जितना मर्जी डेवलप कर लो, इमोशन नहीं डाल पाओगे। इमोशन समझ जाएगा, रेप्लिकेट कर देगा, क्रिएट नहीं करेगा। सर अब जैसे एआई आ रहा है, तो बेसिकली किस चीज का सबसे ज्यादा आपको डर है, एआई या मीडियोक्रिटी? एआई की वजह से मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी तो अभी भी है इंडिया में, दुनिया में है। आप अपने आप को पुश नहीं करते बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने में। लाइक मेरा रूल है, आप 1 रुपए की चीज करो, 1 लाख रुपए की चीज करो, आप अपने 100% दोगे, क्योंकि वो आपका काम है, वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो रहा है, वो आपका वैल्यू ऐड है। मगर अगर आप चीजों पे डिपेंड होके चलता काम करोगे, यार कोई नहीं कर लो, हो जाएगा, देख लेंगे, अभी ये कर लो फिर संभाल लेंगे, वो एटीट्यूड जब तक आप चेंज नहीं करोगे ना, कुछ नहीं बदलेगा, चाहे एआई आए चाहे एआई ना आए। और एआई की वजह से अगर आप वो कर रहे हो तब तो आप बेवकूफ हो यार। मतलब आपके पास एक टूल आ गया जो आपको बेटर कर सकता है, आपकी 10 चीजें घटा सकता है, आप अभी भी क्यों गलत मैसेज इंग्लिश लिख के मैसेज भेज रहे हो क्लाइंट्स को? ओके, एक प्रॉम्प्ट ही तो मारना है ना भाई, फिक्स माई इंग्लिश, फिक्स लिखना तो है। सर पहले भी थे, जैसे ग्रामरली वगैरह, वो तो कोई यूज तब भी नहीं करता था, अब भी नहीं करता टू एन एक्सटेंड। मतलब हमारी टेलीफोन कंपनीज फ्री में एआई देने लग गई हैं, 1-1 साल की सब्सक्रिप्शन। हाँ, यस, क्योंकि वो लर्निंग में है, वो लोगों के इनपुट चाहती है। अब यूज करो ना यार, डर क्यों रहे हो? तो हो रहा है सर। सर आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? बहुत ही बॉलीवुड स्टाइल लाइन है, बट मेरे को एक गाना याद आता है इस पे, जो लुटेरा फिल्म का गाना है, उस अपना क्या कहते हैं, उसमें ना वो लाइन है कि कब्र पर सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे। तो माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज क्रिएटिंग अ लेगेसी, कि अगर आज की डेट में मेरे साथ 20 जने जुड़ रहे हैं, मेरे मरने के बाद उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नाम इतना चलना चाहिए कि वो इतने एस्टैब्लिश हो जाने चाहिए जब तक मैं जिंदा हूं, कि वो बोले कि ये अपना है, हमारा है और हम ही चला रहे हैं, राइट? लाइक आज की डेट में अगर कोई 20,000 की नौकरी पे है तो वो उस टाइम पे 20 लाख कमा रहा होना चाहिए। कोई अगर स्टार्ट कर रहा है तो वो एक डिवीजन लीड कर रहा होना चाहिए, या आज एक शूट गुरु है उस दिन 50 शूट गुरु होने चाहिए। दैट इज सक्सेस फॉर मी। मनी इज नॉट सक्सेस, बैंक अकाउंट इज नॉट सक्सेस। आज की डेट में भी 17 साल हो गए काम करते हुए, मैंने आज तक सैलरी नहीं ड्रॉ करी है बिजनेस से, अभी भी नहीं कर रहा हूँ। जो कमाता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लोगों की सैलरीज पे करना, और जहां एक्स्ट्रा पैसा आता है इंक्रीमेंट मिलते हैं लोगों को, बिकॉज वो उनकी मेहनत है। मेरे को आज भी पता है, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं आज सिर्फ और सिर्फ शूट गुरु पे ध्यान दूं, 3 ब्रांड्स के साथ काम करूं, मैं सूखा सूखा 3 से 5 लाख रुपए घर लेके जा सकता हूं विदाउट ओवरहेड्स, राइट? उसी को मैं क्यों पुश कर रहा हूं अपने आप को साल की 1.5 करोड़ की टर्नओवर पे लाने के लिए? पागल थोड़ा ना बैठा हूं मैं, क्योंकि बिजनेस भी मैं डेवलप कर रहा हूं। वो लाने का रीजन ही यही है कि जो मेरे साथ लोग बैठे हुए हैं, आज कंपनी साल के 1.5 करोड़ की टर्नओवर पे आएगी, कल हम महीने की 1.5 करोड़ के टर्नओवर पे आएंगे, परसों दिन के पे होने चाहिए, तब जाके इनके अकाउंट में 1.5 करोड़ आएंगे।
That is the idea, and that is how you create legacies. सर ऑडियंस को कोई एक बात जो आप कहना चाहोगे, जो उनको मतलब अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, मतलब हम क्लोज करेंगे इस एक बात से। यार एक चीज जो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ और मैं फिर से बोलता हूँ, एंटाइटलमेंट भूल जाओ। Yes, you deserve a lot in your life, but don't have that mindset. Work for what you deserve, अपने आप मिलेगा। स्किल अप करोगे ग्रोथ होगी, स्किल अप नहीं करोगे ग्रोथ नहीं होगी। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ ईगो छोड़ दो, तो एंटाइटलमेंट अपने आप चली जाएगी। सेकंड, कमाना है तो स्किल अप करो, और अगर स्किल अप करोगे तो उतना काम भी करो कि आपकी स्किल जो अप हुई है वो यूटिलाइज हो सके और सामने वाले बंदे को नजर आए कि हाँ ये स्किल अप हुआ है। दैट इज व्हाट इज मिसिंग इन आवर सोसाइटी राइट नाउ। लोगों को लगता है कि मैंने फलानी जगह से कोर्स कर लिया है, या मेरे को इतने साल हो गए काम करते हुए, तो मैं लीडर हूं, मेरे को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए है और मेरे को इतनी इज्जत मिलनी चाहिए। वो गलत है। आप इज्जत काम से कमाते हो, काम आप स्किल अप करके करते हो। सही स्टेप से हैं। राइट, ठीक है। अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके। थैंक यू।